बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी के बारे में, सॉफ्टवेयर हाउस के बारे में, यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप क्या था, इंटरप्रेन्योर। तो इसके बारे में आज जो है वो देखेंगे। तो एनाटॉमी का मतलब होता है कि यानी कि किसी जिस्म को चीर कर उसके अंदर का जो है वो मुतालिया वगैरह करना, देखना कि उसके इंसान के अंदर क्या है वो सारा कुछ। लेकिन हम यहाँ इंसान का तो नहीं, हम उसके अंदर को चीर रहे हैं, यानी देख रहे हैं सारा कुछ के अंदर क्या है इंसान के। हम जो है वो देख रहे हैं बेसिकली हम एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर कैसे वर्क होता है, कैसे वो वर्क करता है, ये सारा कुछ जो हम देखेंगे। यानी कि इंटरप्रेन्योर मतलब इसका इंटरप्रेन्योरशिप वो शख्स होता है जो कोई भी कारोबार करता है। कारोबार किसका हो रहा है, वो सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह के बारे में हम जो है वो देखने वाले हैं। तो आज बेसिकली हम जो देखेंगे वो इसकी एनाटॉमी करेंगे, सॉफ्टवेयर हाउस के बारे में जानेंगे, यानी कि सॉफ्टवेयर हाउस में कैसे वर्क किया जाता है, कैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, ये आज हम जो। तो आज जिस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यानी कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस, अगर आप इसको बुक से रीड करेंगे तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये इसमें ये एक जैसे स्टोरी होती है, स्टोरी के हिसाब से ये गिवन है। तो आप जस्ट इसको स्टोरी के हिसाब से गिवन करें, या स्लाइड में इतना कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया गया, जस्ट वो आप बुक से, मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर रीड करेंगे तो बेस्ट। सिर्फ मैं यहाँ इंट्रोडक्शन दूंगा, आप मज़ीद इसको डिटेल के साथ जो है वो बुक से भी स्टडी कर सकते हैं। तो आज इसमें हम जो इंट्रोडक्शन वगैरह जानेंगे, उसके बाद कंपनी के बारे में, कंपनी कौन सी है, सॉफ्टवेयर हाउस की कंपनी जो है हम जब वो उसके बारे में देखना है, उसको इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, उसमें क्या कैसे हम जो सॉफ्टवेयर हाउस का यानी कि कैसे कारोबार कर सकते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर हाउस बना सकते हैं, ये चीज़ें देखेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी का उसका बनावट क्या, सारी चीज़ें। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ कैसे मैनेज कर, प्रोड्यूसिंग द बजट वगैरह देखेंगे। मॉनिटरिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग परफॉर्मेंस को हम बहुत जो है डिटेल के साथ तकरीबन पौने घंटे का लेक्चर जो है इससे पहले जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग वगैरह जो इसमें कंक्लूजन वगैरह जो है वो देखेंगे, तो वन बाय वन इसको डिटेल के साथ देखें। तो आप इंट्रोडक्शन यानी कि हम कोई कंपनी वगैरह बनाना चाह रहे हैं, यानी कि ये जो बुक में लिखा हुई है यहाँ एक हाइपोथेटिकल कंपनी, जो हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये एक स्टोरी टाइप जो सारी एक स्टोरी टाइप, आप इसको पढ़ेंगे बहुत दिलचस्प एक स्टोरी टाइप है। छोटा सा चैप्टर, कोई बड़ा चैप्टर भी नहीं है बुक में, तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत इसका यानी कि अंडरस्टैंड इसको कर पाएंगे खुद ही। तो यानी कि एक हाइपोथेटिकल कंपनी है, ये कंपनी जो है हमारे पास कौन सी कंपनी है, सीनाइट सॉफ्टवेयर जो है कंपनी है। आज ये सीनाइट जो है सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसमें जो है ये हमारे पास 10 साल पहले हमें मिली है, और इसमें यानी कि कितने लोग काम कर रहे हैं, 4 दोस्तों मिलकर ये कंपनी बनाई है। तो यहाँ मैं आपको फिर सीनाइट सॉफ्टवेयर कंपनी है, लेकिन ये कंपनी हाइपोथेटिकल का मतलब है कि ये सिर्फ माइंड में ही है, रियल में नहीं है, ये दुनिया में ये कहीं भी ये वाक़या नहीं है। हाइपोथेटिकल मतलब कि ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, सीनाइट सॉफ्टवेयर कंपनी उसका नाम है, वो 10 साल पहले बनाई गई है। उस वो 4 दोस्तों ने मिलकर उसको बनाया। उसमें जो है वो जो 4 मेंबर्स जो हैं वो कौन से हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह उसमें इंक्लूड है, जो यानी कि 4 लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तौर पर वर्क कर रहे हैं, और उसमें दो लोग बाद में जो है उनको रिक्रूट किया जाएगा। रिक्रूट का मतलब है नई भर्ती, मतलब कि 4 उसके डायरेक्टर है, 4 लोगों ने मिलकर बनाई है, और 2 लोग बाद में उसमें आएंगे, लेकिन अभी तक 4 लोग हैं उस कंपनी में। और इसके अलावा जो कंपनी है वो हमारे पास कौन सी है, bespoke सॉफ्टवेयर कंपनी है। मैंने आपको इससे पहले ट्यूटोरियल में 3 तरह के जो है वो सॉफ्टवेयर बताया था। एक bespoke सॉफ्टवेयर मतलब कि जो है ये सॉफ्टवेयर ये कंपनी जो बनाती है वो फिक्स प्राइस का जो है वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अगर पहले वाला ट्यूटोरियल देखें तो आप 20 आपको क्लियर होगा कि क्या आता है। सिंपल यही मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के होते थे, उसमें से एक bespoke था, मतलब कि जो ये कंपनी बनाई जा रही है, ये यानी कि ये कंपनी जो सॉफ्टवेयर बना रही है वो फिक्स प्राइस के सॉफ्टवेयर बना रही है, मतलब ये ऑलरेडी डिमांड करेगी इतने हम पैसे इस सॉफ्टवेयर को बनाकर आपको देंगे इतने पैसों में। तो ये bespoke सॉफ्टवेयर कंपनी है जो बनाकर आप सॉफ्टवेयर फिक्स प्राइस में दे रही है। और ये कहाँ इसका जो हेड ऑफिस कहाँ वाक़ है, वो लंदन में है, सीनाइट्स हेड ऑफिस इन लंदन। और इसमें जो दूसरे ऑफिस हैं वो कहाँ वाक़ हैं, आप इसको रीड करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि आपकी माइंड में इसकी एक पिक्चर बनती जाएगी। और
आपको पता चलेगा कि इस सिनेरियो के मुताबिक ये कंपनी है कौन कौन सी और इसका मकसद क्या है। और इसके जो अदर ऑफिस वो कहाँ है, मैनचेस्टर में, डेफेल्ट और नीदरलैंड में। तो अब ये तीन यानी कि इसके मजीद ऑफिस है, तो इसका मतलब है कि ये मल्टी नेशनल कंपनी है। जो कि ये मल्टी नेशनल कंपनी है, यानी कि ये ग्लोबली इसका जो है वो यानी कि एक दूसरे से रिलेशन है। तो ये एक तो चीज़ है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर बना रही है, यानी कि 20 फिक्स प्राइस में सॉफ्टवेयर बनाकर दे रही है। और दूसरा ये लंदन में इसका हेड ऑफिस वाक़ है, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। उसके बाद यहाँ इसको आप कंपनी का स्ट्रक्चर जो आपको वो दिखाया जा रहा है। अभी के इसमें यानी का जो कंपनी आप बनाई जा रही है उसमें एक चेयरमैन है और उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर है, और मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर 5 और डिपार्टमेंट्स है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स है, और टेक्निकल डिपार्टमेंट, ओवरसीज़ का डिपार्टमेंट है। तो ये आपको ओवरसीज़ का डिपार्टमेंट इसलिए क्योंकि ये मल्टी नेशनल, मैं आपको बताई ये मल्टी नेशनल मतलब कि जियोग्राफिकल है। तो मल्टीनेशनल और जियोग्राफिक होने की वजह से जो ओवरसीज इसका जो है वो यानी कि एक ऑफिस बनाया गया मल्टीनेशनल और जियोग्राफिक की वजह से। जो जो डिपार्टमेंट होता है वो ओवरसीज को जो है हैंडल कर रहा होता है उन अदारों वगैरह को। उसके बाद ऑपरेशन, तो इसमें सबसे पहले पॉइंट पे ये, द ऑपरेशन डायरेक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रेवेन्यू अर्निंग ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। मतलब कि जो ऑपरेशन डायरेक्टर होता है वो जो रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है वो उसका रिस्पॉन्सिबल है। तो वो कहाँ से हो रहा है, ऑपरेशन वगैरह से जो हो रहा है। उसके बाद यानी कि इट इज़ हिज जॉब, यानी कि इसका जो जॉब वगैरह है वो यही है कि जो जितने भी सॉफ्ट प्रोजेक्ट वगैरह बनाए जा रहे हैं, क्या वो प्रोजेक्ट कम्प्लीटली ठीक तरह से बनाए जा रहे हैं, लोग उससे सेटिस्फाई हैं भी नहीं है। तो इसकी एक ये जिम्मेदारी है। इसके अलावा जो रिसोर्स वगैरह जो एलोकेट वगैरह जो प्रोजेक्ट के लिए किए जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं, यानी कि पूरे रिसोर्स है गिवन किए जा रहे हैं या नहीं। इसके अलावा जो जितने भी यानी कि लोग काम का जो पर्सनल होते हैं वो रिपोर्ट किसको करते हैं, ऑपरेशनल डायरेक्टर को इसकी रिपोर्ट वगैरह जो है वो करते हैं। उसके बाद हमारे पास तो इसमें ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट चेक करना। किसकी क्वालिटी मैनेजमेंट चेक करना, क्वालिटी जो है वो सॉफ्टवेयर की चेक की यार, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। उसके बाद रिसर्च और डेवलपमेंट करेगा जो टेक्निकल डायरेक्टर। इसके अलावा मार्केटिंग एट टेक्निकल लेवल पर करेगा। इसके अलावा जो है टेक्निकल ट्रेनिंग देगा, यानी कि इसकी 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तो जो है सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी वगैरह देखना, उसकी क्वालिटी चेक करना, तो उसकी क्वालिटी अच्छी है, दूसरों की निस्बत अच्छी है या उसके बराबर चाह रही है तो ठीक है। अगर लो है तो फिर उसको मज़ीद बेहतर करना, अगर ठीक है तो उसको मेंटेनेंस रखना। उसके बाद रिसर्च और डेवलपमेंट में क्या करेगा कि मज़ीद जो है रिसर्च करेगा, यानी कि देखेगा कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो वगैरह जो वर्क कर रही हैं क्या वो जो है वो इसी टेक्नोलॉजी वगैरह पे वर्क कर रहे हैं या नहीं, उनकी न्यू टेक्नोलॉजी का तो यूज़ नहीं कर रही है ना, कि हम ओल्ड टेक्नोलॉजी पे बैठे रहें और दूसरे जो है नई टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ करें। अगर तो वो इसी का यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी है मार्केट वगैरह में, उससे उनकी जब उसने रिसर्च की उसको पता चला तो वो क्या करेगा, कोई मार्केटिंग या टेक्निकल लेवल, मतलब कि वो जो टेक्निकल लेवल की मार्केटिंग वगैरह जो उसकी यानी कि अरेंजमेंट जो स्टाफ के अरेंजमेंट वगैरह करेगा। वो दूसरा जो उसके जो स्टाफ है उनको जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसके मुताबिक उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको जो उनका स्टाफ है उनको जो उस टूल के मुताबिक वो बताया जाएगा कि इस टूल का इस तरह इस्तेमाल करना है, आपने इस तरह इन्हांसमेंट करनी है। ये सारी ट्रेनिंग जो उनकी टेक्निकल ट्रेनिंग के थ्रू वो बताया जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है जब रिसर्च की जाएगी तो उसको जो टेक्निकल डायरेक्टर उसको तब भी पता चलेगा कि जो इन्हांसमेंट हो चुका है। अगर ये टेक्निकल डायरेक्टर नहीं होगा, अगर सर्च नहीं करेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि दूसरी कंपनी तो आगे निकल चुकी है और ये वही ओल्ड टेक्नोलॉजी वगैरह पे बैठे हुए हैं। उसके बाद हमारे पास सिनॉइड्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो जो हमारे पास सिनॉइड्स ऑर्गेनाइजेशन की जो टाइप और जो स्ट्रक्चर की टाइप उसमें 3 चीज़ें आती हैं, यानी कि जो इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो 3 चीज़ों आप जो ऑलरेडी देख चुके हैं, यानी कि उसका फंक्शन डिवीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मतलब कि ये फंक्शन यूनिट इसमें है, दूसरा जियोग्राफिकल एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड है। जियोग्राफिकल एलिमेंट मतलब कि मैंने आपको बताया था कि मल्टी नेशनल है, यानी कि उसमें जो है उसका ओवरसीज़ ऑपरेशन मतलब कि डिपार्टमेंट आपने देखा था, क्योंकि वो डिफरेंट कंट्रीज़ में उसका जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का आपस में तल्लक है। तो ये जियोग्राफिकल एलिमेंट्स इसमें एक आता है। उसके बाद पहला फंक्शन यूनिट में इसमें इंक्लूड, और तीसरी चीज़ इसमें जो है वो जो यानी कि सेंट्रलाइज इसको मैनेज किया जा रहा है। तो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट इसमें क्यों है, क्योंकि देखिए इसका जो हेड है वो एक ही है, जो एक हेड है और ये कंट्री में, और वो सारी की सारी जितने भी डिफरेंट कंट्रीज में उसके ऑफिस वगैरह वो उनको मैनेज एक जगह से मैनेज किया जा रहा है। सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज पर रेडी में ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, यानी कि सेंट्रलाइज मतलब एक ही जगह पर से मैनेज होना, जबकि डिसेंट्रलाइज का जो कंसेप्ट आता है उसमें सिंपल बता रहा हूँ, ये बहुत डिटेल के साथ बहुत लेंथी कंसेप्ट है। यानी कि डिसेंट्रलाइज मतलब कि मुख्तलिफ यानी कि एक मुख्तलिफ जगह से किसी चीज़ को जो है वो मैनेज किया जा रहा था। तो चूँकि ये हमारे पास
एक ही जगह से इसका ऑफिस था, वहाँ से इसको मैनेज किया जा रहा है, इसीलिए जो इसका स्ट्रक्चर है वो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है। यही चीज़ें सारी लिखी हुई यहाँ, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ आ जाता है। मैनेजमेंट क्या, यानी कि स्टाफ की कैसे मैनेजमेंट वगैरह की उसके बारे में बताया। यानी कि मैनेजमेंट में क्या, यानी में इसमें कोई न्यू यानी कि एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, नए एम्प्लॉयज़ भी, कुछ पुराने एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं। यानी कि कुछ जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं, उसके बाद यानी कोई आते जाते रहते हैं, इसलिए न्यू भी होंगे, ओल्ड भी होंगे, और कुछ आउटसाइडर एम्प्लॉयज़ वगैरह भी होंगे। तो उसके बाद स्टाफ अप्रोप्रियल्स का मतलब होता है कि अंदाज़ा लगाना, मतलब कि कीमत वगैरह का या इस तरह का जो अंदाज़ा लगाना, सारा कुछ जो है तखमीना जो है वो आता है। तो इस तखमीने में मुझे स्टाफ के जो है यानी कि कीमत का यहाँ जो है स्टाफ का जो है वो तखमीन अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले में ये है कि एम्प्लॉयज़ अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूट टू द कंपनी वार प्रॉपरली रिकॉर्डेड है, यानी कि जो स्टाफ से जो एम्प्लॉय जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो है उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट्स वगैरह किया है काम करने में, और उन्होंने क्या अचीवमेंट वगैरह किया हासिल किया, वो सारा का सारे को रिकॉर्ड किया जाता है एक अच्छे अंदाज में। और उसके बाद ये जो स्टाफ है तो उसको पता होता है कि उन जो टीम है उनसे क्या जो एक्सपेक्ट कर रही है, और वो इनके क्या अचीव किया, और उनसे क्या जो है वो एक्सेप्टेशन जो है वो की जा रही थी। यानी कि अगर उन्होंने जो उनकी जो टीम चाह रही थी अगर उसके मुताबिक, क्योंकि उनको पता है उनको प्रमोशन यानी कि उनको अवार्ड तब भी मिल सकता है जब वो उनके जो वो चाह रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन चाह रही है वो कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ उनको प्रमोशन के तौर पर रिवार्ड्स वगैरह नहीं मिल सकता। तो ये ऑलरेडी हर बंदा जानता है कि अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उनको प्रमोशन मिल सकती है, अदरवाइज़ नहीं मिल सकती। तो उसके बाद प्रॉपर प्लान्स और ट्रेनिंग यानी कि कैरियर वर्कशॉप वगैरह जो है वो कंडक्ट जो है करवाई जाती है, वो कहा जा रहा है। यानी प्रॉपर प्लान्स फॉर ट्रेनिंग एंड कैरियर डेवलपमेंट वर मेड फॉर रेगुलर रिव्यू, मतलब कि जैसे मैं आपको बताया था टेक्नोलॉजी वगैरह जो चेंज होती जा रही है जो भी, तो इसको प्रॉपर वे में कंडक्ट करवाने को उनको जो ट्रेनिंग वगैरह वर्कशॉप होती है वो कर, जैसे कि टीचर यूनिवर्सिटी वगैरह में टीचर की भी वो यानी कि वर्कशॉप वगैरह होती हैं, इसलिए होती हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी वगैरह जो यानी कि सब्जेक्ट वगैरह इस तरह के जो उनका जो मटीरियल वगैरह इन्हांसमेंट किया जा रहा है, तो इसलिए वो जो प्रॉपर वर्कशॉप वगैरह भी हो रही होती है। इसके अलावा जो यानी कि जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं उनको बताया जाता है कि जो हमारे जो कंपनी के जो ओपिनियंस वगैरह यानी उनकी जो कंपनी की परफॉर्मेंस वो कैसी चल रही है, क्योंकि वो उनके एम्प्लॉयज़ की वजह से चल रही है। अगर देखें वो मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉयज़ को वो बताते हैं कि इसकी आपकी वजह से ही ये सब कुछ जो है वो हो रहा है। उसके बाद हमारे पास मज़ीद इसमें आ जाता है प्रोड्यूसिंग द जो साइनाइड्स कंपनी है वो किस तरह जो है वो अपना बजट वो जो है यानी कि प्रोड्यूस करती है, कैसे बजट अपना पेश करती है, वो उसको दो यानी कि ब्रॉडली दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया गया। दो हिस्सों में कौन कौन से, एक जो है टेक्निकल या इसको कह रहे हैं रेवेन्यू अर्निंग स्टाफ इसको कह सकते हैं, और दूसरा जो है वो नॉन रेवेन्यू अर्निंग स्टाफ है। अब ये दोनों हमारे पास टेक्निकल और नॉन टेक्निकल रेवेन्यू, मतलब कि जो टेक्निकल जो है यानी कि रेवेन्यू अर्निंग स्टाफ वो होता है जैसे कि जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, यानी सॉफ्टवेयर के टेस्टिंग वगैरह का काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये हर जो कंपनी है जो सैंडर्ड्स कंपनी है उसको कमा कर दे रहे हैं, उसको ये वर्क कर रहे हैं, उसको सॉफ्टवेयर बना कर दे रहे हैं, और यानी कि वो कंपनी के लिए वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं दूसरे। और उसके बाद नॉन रेवेन्यू अर्निंग स्टाफ वो स्टाफ होता है जैसे कि आप जो है एडमिन स्टाफ वगैरह होता है, तो वो क्या होता है वो सारी मैनेजमेंट का साफ देख रहा है, जैसे कि अभी आपको मैंने पहले बताया भी है, यानी कि जो रिसर्च और डेवलपमेंट का जो वगैरह का काम कर रहे हैं, जो इनका सारा रिकॉर्ड वगैरह रख रहे हैं, ये इस कंपनी को जो है वो जो सॉफ्टवेयर कंपनी इसको कमा कर तो नहीं दे रहे, लेकिन ये उनके उसके मैनेजमेंट का वगैरह का ख्याल रख रहे हैं। तो इन दोनों के लिए यानी कि क्या है कि जो कैपिटल होता है, जो कैपिटल है वो दोनों के लिए अलग-अलग डिवाइड किया है, जो पैसा है वो दोनों के लिए अलग-अलग है। जो उसको कमा कर दे रहे हैं उनके लिए अलग रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, और जो उनको कमा कर नहीं दे रहे जो उस जो सैनाइड्स कंपनी है उसके लिए अलग जो है जो कैपिटल वो असाइन किया गया। कैपिटल वगैरह जो ये पैसे को कैपिटल कहते हैं, यानी कि जो ये इससे पहले ट्यूटोरियल में बहुत डिटेल के साथ बता चुका हूँ। उसके बाद आता है मॉनिटरिंग फाइनेंशियल। तो मॉनिटरिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से अगर पहले बार ट्यूटोरियल देखा तो ये वही बात आ रही है। मॉनिटरिंग मतलब कंट्रोल किया जाए, फाइनेंशियल मतलब कि जो उनका पैसा वगैरह जो माली है दो यानी कि जो भी उनका कैश वगैरह उसको उसकी परफॉर्मेंस लो जा रही है, हाई जा रही है, वो उसके लिए क्या कहते हैं, इनका जो है यानी कि जो मेथड है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे है, सिंपल सी बात है, यानी कि ये हर मंथ जो उनकी इनकम आ रही है और उसके एक्सपेंडिचर मतलब कि जितने उनके पैसे आ रहे हैं और कितने उनके हाथ से पैसे जा रहे हैं, उन
दोनों को वो कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद क्या करते हैं, जस्ट ये देख लेते हैं कि कितना उनको फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। इनकम का मतलब होता है कि आपके पास पैसा आना, और एक्सपेंडिचर मतलब अखराजात आपके आपसे हाथ से पैसे जाना। अगर तो इनकम ज़्यादा आपकी हो रही है तो मतलब कि आपकी जो है सिनाइड्स कंपनी सक्सेस में है। अगर उनकी इनकम यानी कि कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा, तो मतलब कि कंपनी जो है उसको खसारा हो रहा है, मतलब कि वो उसको लॉस में जा रही है। तो ये तो एक सिंपल सा तो है, लेकिन इसमें ये सिंपल प्रोसीजर में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है। अब बताएं इसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है। सिंपल सा प्रोसीजर आप बता रहे हैं, लेकिन इसमें फिर भी डिफ़िकल्टीज़ वो कौन सी है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आप भी सोच सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको बताया ये बिग स्पोक जो है वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। बिग स्पोक में जैसे कि जो कि ऑलरेडी ये बता देते हैं कि इतने हम पैसे लेंगे और आपको सॉफ्टवेयर बना कर देंगे। तो इतने ये पैसे ले रहे हैं, सपोज करें कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिस पे तकरीबन 8 मंथ लग रहे हैं, $1000 का प्रोजेक्ट है, सपोज कर लें। अब ये हर महीने जो है वो उसका इनकम और एक्सपेंडिचर निकाल रहे हैं। अब जो सॉफ्टवेयर है उसमें तो 8 महीने लगेंगे। अब उसके लिए जो वो निकालने यानी कि उसका जो कितनी कॉस्ट आई है, कितने उस पर प्रॉफिट आई है, ये हर महीने निकालना तो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ निकल आएगा। ये नहीं कह रहे कि निकलेगा नहीं, लेकिन इसमें डिफ़िकल्टी ये है कि एक 8 महीने का रेवेन्यू आपको 8 महीने बाद मिलना है, लेकिन आप उसको हर यानी 8 मंथ बाद मिलना है, और आप उसको हर मंथ के हिसाब से जो उसकी कीमत निकालें। तो ये इसमें जो डिफ़िकल्टीज़ ये वाली आती हैं। तो अब इसमें क्या क्या उनको चीज़ें वो कैलकुलेट की जाती हैं, जो ये यानी कि सिनाइड्स कंपनी वो परफॉर्मेंस चेक करने की चीज़ें चेक करती हैं। वो एक तो कॉस्ट और रेवेन्यू हर महीने चेक करती है, उसके बाद वो ऐसे प्रोजेक्ट कॉस्टिंग इसको 1 बाय 1 देखते हैं, और तीसरी चीज़ में सेल्स आती है। अब देखते हैं कि कॉस्ट और रेवेन्यू वगैरह क्या होता है। तो कॉस्ट और रेवेन्यू का मतलब, कॉस्ट मतलब कि आपके प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा आया है, और रेवेन्यू मतलब कि वो कितने में वो सेल हुआ है, ये सारा कुछ ये इसमें आ जाता है। तो अब इसमें जो हम यानी कि रैंडम जो फ्लक्चुएशन वगैरह जो आती हैं उसमें यानी कि जो एनुअल बजट जो स्टाफ यानी कि जो स्टाफ आप हायर करें, जो आपका जो स्टाफ है उसके लिए एनुअल बजट आपने क्या पेश किया। और अगर वो देखें बड़ा प्रोजेक्ट है तो एक बहुत बड़ा, छोटा प्रोजेक्ट है तो सिंपल कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम नहीं इतनी क्रिएट हुई। लेकिन अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो जो आपने बजट पेश किया उसको डेविएशन में चेंजिंग वगैरह तो आती रहती हैं, ये सारी चीज़ कंडीशन उसमें देखते हैं। यानी कि फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, जो आपने फिक्स प्राइस एस्टिमेशन लगाया है, अब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपने 2 साल के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें आप थोड़ी बात आप कैलकुलेशन जो है वो गलत कर देते तो ये इसमें जो है ये इशू आ सकता है। उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट दूसरा ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग के वगैरह में बारे में बताया, यानी कि पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग जो होती है, जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं उसकी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। एज़ कम्पेयर देखें, अगर आप कोई कुर्सी बना रहे हैं या फिर आप कोई सॉफ्ट वगैरह बना रहे हो तो ये हार्डवेयर में इसमें आप जो है बिल वगैरह की कॉस्ट निकाल सकते हैं, या इसके अलावा जो है बिल के अलावा आप कह सकते हैं जैसे कि बहुत सारी कॉस्ट यानी कि मशीनरी की कॉस्ट निकाल सकते हैं। आप देख कर बता सकते हैं कि इस पे इतनी कॉस्ट आई है। लेकिन देखें ये जो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है अब इसमें मेंटल पावर यूज़ हो रही है, तो मेंटल पावर को जो है कैलकुलेट करना, देखना, यानी कि एक इंसान कितना उसकी जो सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं कि कितना सॉफ्टवेयर बन चुका है, कितना नहीं, तो उसको अपनी वो बंदा अपनी मेंटल पावर का यूज़ कर रहा है। तो इसमें जो अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब एज़ कम्पेयर टू दूसरी जो है हम डिस्कस किया है। तो उसके बाद हमारा सेल्स आ जाता है। तो सेल्स में सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि यानी कि जो सेल देखें हर साल एक सेल नहीं रहती, मतलब कि जो प्रोजेक्ट पे कॉस्ट आई उसके मुताबिक कितनी प्रॉफिट लेनी है वो सारी जो है वो देखी जाती। बेशक ये जो है यानी कि 20 स्पोक सॉफ्टवेयर यानी कि फिक्स प्राइस वाला सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, लेकिन हर साल इसकी जो है सॉफ्टवेयर की जो प्राइस एक नहीं रहती, क्योंकि टेक्नोलॉजी वगैरह जो है लोगों की जो यानी कि तनख्वाह वगैरह में सारों में इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि इन सब चीज़ों में जो इजाफा होता। इसी तरह जो सॉफ्टवेयर की प्राइसेस वगैरह जो सेल होते जा रहे हैं वो भी वो यानी कि उनकी प्राइस वगैरह भी जा रही है, क्योंकि ये प्राइस वगैरह में भी इजाफा हो रहा है। तो इसके 2 टर्म बताए, यानी कंफर्म सेल रिपोर्ट शोज़ करती है, और दूसरी चीज़ इसमें जो है वो देखी जाती है सेल प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट शोज़ वगैरह को देखा है। तो उसके लॉन्ग टर्म प्लानिंग में वही यानी कि जैसे कि मैंने आपको 2-3 साल के लिए यानी कि इसकी स्ट्रेटजिक प्लानिंग होती है कि स्ट्रेटजिक प्लानिंग किसके लिए, फ्यूचर के लिए, मतलब कि ये नहीं कि 1-2 महीने के लिए अपना प्लान नहीं, बल्कि 2-3 साल के लिए ये बनाते हैं, क्योंकि यानी कि ये फिक्स प्राइस सॉफ्टवेयर बनाते हैं और बहुत बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इसलिए इनका जो प्लान होता है वो भी बहुत बड़ा प्लान होता है। तो इसमें यानी कि इसमें 2 रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं। रिलेटेड एक्सपेक्ट लॉन्ग टर्म गोल्स, इनका क्या है गोल्स जो है अचीव करना क्या उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि उसको यानी कि जो आपने गोल बनाया उसको कैसे अचीव करना है, अचीव करने के लिए वो प्लान्स बनाते हैं। तो यानी कि यानी कि सिंपल ये कि लॉन्ग टर्म जो प्लान यानी कि गोल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, ये हमने गोल अचीव करे, उसको गोल को अचीव करने के लिए फिर ये प्लान्स बनाती है कंपनी जो मैं आपको
फिर वही बात लॉन्ग टर्म किस लिए, क्योंकि ये यानी कि बड़े सॉफ्टवेयर बनाती है और ये इसका जो है 2-3 साल वगैरह के लिए जो इनका जो है सारा इन्वेस्टमेंट होती है। उसके बाद एक्सपेंशन प्लान्स आ जाता है इसमें। एक्सपेंशन प्लान में ये आता है कि अगर आप अपनी जो है कंपनी को जो है वो एक्सपैंड करना चाह रहे हैं या जो आपकी प्रोडक्ट वगैरह उसको जो है एक्सपैंड करना चाह रहे हैं तो ये इसमें प्लान्स आते हैं। तो उसके बाद कंपनी इमेज, मतलब कि कंपनी की इमेज रेपुटेशन वगैरह जो इसमें चेक किए हैं कि कंपनी की को हमारी ठीक चल रही है या नहीं चल रही, उसकी क्या इमेज है, क्या उसकी रेपुटेशन ख़राब तो नहीं हो रही, ये सारा कुछ देखा है। उसके बाद प्रोडक्ट मिक्स, तो इसमें हमारे पास फ्री बेस्ड रेवेन्यू और पैकेज सॉफ्टवेयर वगैरह आ जाते हैं। ये इस पे अलग ट्यूटोरियल, इस पे 4 चीज़ें इंक्लूड हो जिनको देखा, यानी कि फ्री बेस्ड रेवेन्यू वगैरह जो क्लाइंट की बेस पर बनाया था, तो ये इस पे एक अलग ट्यूटोरियल बनाया जा सकता है। तो ये बेसिक अभी यहाँ इतना ही आप याद है। उसके बाद फाइनेंस अंडर कैपिटलाइजेशन, मतलब कि जो आपका कैपिटल है उसके अंदर ही आप अपने अखराजात वगैरह जो है वो देखे जाते हैं। फाइनेंस आपका जो यानी कि अखराजात वगैरह, तो कैपिटल आपका जो यानी कि जितना आपने ये ऑलरेडी से पहले ट्यूटोरियल अगर देखा तो उसके मुताबिक लिए, मतलब कि जो जितने आपके पैसे हैं उसके अंदर अंदर ही उसको इस्तेमाल वगैरह जो करना। उसके बाद कंक्लूजन वगैरह आया था। तो अब ये तो आपने इस कंपनी का जो स्ट्रक्चर वगैरह देखा, सॉफ्टवेयर हाउस का जो आपने स्ट्रक्चर देखा है, तो आपने देखा होगा कि इसमें कोई किसी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम्स तो नहीं आई। सिंपल ये, यानी कि जो इसमें प्रॉब्लम जो नज़र आपको आई होगी वो सिर्फ यही है कि वो प्राइसिंग के बारे में थी। वो तो एक यानी कि एक लिमिट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो महीने वो प्रॉब्लम्स इतनी नहीं है, वो तो एक जस्ट कैलकुलेशन के मुताबिक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। यानी कि जो इसमें मेन प्रॉब्लम जो आप जो कंक्लूजन, यानी कि ये जो है जो साइनाइड्स कंपनी ये सक्सेसफुल और मैनेज कंपनी है। क्योंकि इसमें देखें आप स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला कि इसमें कोई किसी किस्म की खास प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल जो इसमें प्रॉब्लम जो देखने को मिली है वो यही है कि इसका जो बेशक ये मल्टीनेशनल है लेकिन इसका जो प्राइवेट कंपनी के साथ कोई तल्लक वगैरह नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान में यूके की कंपनी यानी कि टेलनर की कंपनी के मुख्तलिफ ऑफिस वगैरह जो प्राइवेट कंपनी के लिमिटेड वगैरह के साथ इस तरह के होंगे। जैसे कि हमारी जो गुजरात यूनिवर्सिटी है उसका जो है लाहौर में जो है सब कैंपस वगैरह है, तो इस तरह मुख्तलिफ शहरों में उसके मुख्तलिफ प्राइवेट कैंपस वगैरह हैं। तो जो इसमें बात कहने की यह है कि इसके मतलब कि प्राइवेट कंपनी के साथ जो है इतने रिलेशन नहीं है, मतलब कि दूसरों के यानी दूसरी कंपनी के साथ एफिलिएशन वगैरह नहीं है। अगर एफिलिएशन होती इसको मजीद दूसरी मल्टीनेशनल 2-4 कंट्री के अलावा मजीद और कंट्री में एक्सपेंड करना चाहिए और जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह उनके साथ भी एफिलिएशन इसको बढ़ानी होगी। इसके मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो है ऑफिस तो है लेकिन उसका प्राइवेट कंपनी के साथ कोई एफिलिएशन नहीं था। मेन इसमें ये देखने को, अगर मजीद आपको इसके बारे में सजेस्ट करना चाहिए तो कमेंट्स कर सकते हैं, यानी कि आपको क्या इसका कंक्लूजन लगा कि अच्छी कंपनी लगी है या नहीं लगी। तो यानी कि जो सॉफ्टवेयर हो उसके बारे में देखा, अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल है इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।